guys, welcome on this YouTube channel. I'm Usha Yadav. Today we are going to discuss about the coelomic cavity of earthworm. After that, we will discuss the different type of cell present in the coelomic fluid. And beside this, we also discuss locomotion in earthworm. Okay. So first of all, let's recap what we have already covered. So we have covered that what is the composition of the body wall of Pheretima. हमने बॉडी वॉल का कंपोजिशन देखा, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स देखी कि कौन सी डिफरेंट टाइप की सेल्स उसमें प्रेजेंट होती है, एंड देन हमने देखा कि उसका फंक्शन क्या है. सो अगर फंक्शन ऑफ बॉडी वॉल को रिकैप करें तो बॉडी वॉल का फंक्शन होता है मेंटेन बॉडी फ्रॉम ड्यू टू इट्स इलास्टिसिटी, यानी कि उसकी बॉडी को मेंटेन करके रखना इलास्टिसिटी के टाइम पे, देन उसकी बॉडी को मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करना, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल म्यूकस को सिक्रेट करेंगी, एंड देन सेंसरी सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है जिनका काम होता है रिसेप्शन को रिसेप्शन की तरह काम करना एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए. इसके जो बॉडी वॉल के अंदर सीटें लगे होते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. इसकी जो मस्कुलेचर लेयर होती है इसको मूवमेंट में हेल्प करती है. एंड देन हमने बात किया था कि इसके अंदर जो एल्ब्यूमिन सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं, इनका काम क्या होता है, एल्ब्यूमिन का सिक्रेशन. और एल्ब्यूमिन क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, जो डेवलपिंग एम्ब्रॉय होगा, जो कोकोन के अंदर डेवलप होगा, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम है एल्ब्यूमिन सेल का. ठीक है. अब हम बात करते हैं इसके सिलोमिक फ्लूइड की, सिलोमिक कैविटी की. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलोम ऑफ अर्थवर्म. जैसे हमने लास्ट लेसन के अंदर डिस्कस किया था कि अर्थवर्म को हम लोग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म की तरह इमेजिन कर सकते हैं कि बाहर एक ट्यूब है, उसके अंदर हमने एक और ट्यूब लगा दे और उसके बीच में जो स्पेस है उसको हम सिलोम कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे स्किज़ोसिलोमिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. उस सिलोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है. उस फ्लूइड को हम सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं. जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, हमारे इस डायग्राम में क्या कर रखा है, ये एक ट्यूब हो गया जिसको एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हैं, बाहर एक ट्यूब हो गया. ठीक है. ये हमारा बॉडी वॉल हो गया. बीच में ये क्या है, ये स्पेस प्रेजेंट है और ये स्पेस क्या है, सिलोम है. सिलोम यानी कि कैविटी है. इस कैविटी में क्या प्रेजेंट है, सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट है. और उस सिलोमिक फ्लूइड के अंदर भी हमारी डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है. तो सबसे पहले सिलोम की बात करते हैं. इसके अंदर जो सिलोम होता है उसको हम लोग पेरीविसरल कैविटी भी कहते हैं, क्योंकि ये स्पेस है इन बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच में. इस सिलोम के अंदर जो सिलोमिक फ्लूइड होता है, इट इज एल्कलाइन इन नेचर. किस नेचर का होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है. इस सिलोमिक फ्लूइड को हम लोग सिलोमिक फ्लूइड कह रहे हैं. नेचर कैसा है, एल्कलाइन है. अब अर्थवर्म का जो सिलोम है स्किज़ोसिलोमिक है. स्किज़ोसिलोमिक का मतलब इसका जो सिलोम है वो इसके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन होने की वजह से कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है. कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनल सेप्टा. सेप्टा प्रेजेंट होने की वजह से इसका सिलोम कंटिन्यूस ना होने की वजह से सेगमेंटेड होता है. ठीक है, यानी कि डिवाइडेड है. एक्सेप्ट द 4 सेगमेंट. शुरू के इनिशियल जो 4 सेगमेंट है उनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता. उसके अलावा आफ्टर 4 सेगमेंट जितने भी हमारे सेगमेंट्स हैं उन सभी के अंदर सेप्टा प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो सिलोम है वो सेगमेंटेड है, या कहें कि कंपार्टमेंट उनके अंदर बने हुए हैं. ठीक है. अब बात करते हैं हमारे सेगमेंट नंबर 6, 7, 8 और 9 की. यहाँ पर जो सेप्टा प्रेजेंट होते हैं ये कंपैरेटिवली थिक है और मस्कुलर होते हैं. ठीक है. हमारे 9th और 10th सेगमेंट के बीच में कोई सेप्टा नहीं होता, तो ऑफ कोर्स वहां से हमारा सिलोम कंटिन्यूअस होता है. ये कुछ एक बातें हैं जो आपको सेप्टा की रिगार्डिंग बता रही हूँ, जो जब भी आप सिलोम पढ़ोगे तो वहां पे आपने ध्यान रखनी है. ठीक है. अब बात कर रहे हैं हम लोग कि सिलोमिक फ्लूइड जो प्रेजेंट है उसका नेचर तो एल्कलाइन हो गया, बट कौन सी सेल उसके अंदर प्रेजेंट होती है. तो सबसे पहली सेल होती है फेगोसिटिक सेल. फेगोसिटिक सेल नाम से पता चल रहा है इनका काम क्या है, फेगोसाइट करना. फेगोसाइट का मतलब एनगल्फिंग करना. ठीक है. इनका काम क्या है, एनगल्फिंग. एनगल्फिंग का मतलब ये एक तरीके से इम्यून सेल की तरह काम करती है. इम्यून सेल की तरह काम करेगी मतलब सिलोमिक फ्लूइड में प्रेजेंट है. अब सिलोमिक फ्लूइड में अगर किसी तरीके का कोई पैथोजन आ गया तो उसको एनगल्फ करके बॉडी से रिमूव करना किसका काम है, फेगोसिटिक का काम है. इन फेगोसिटिक को हम लोग अमीबोसिटिक सेल भी कहते हैं, क्योंकि इनका कोई पर्टिकुलर शेप साइज नहीं होता है, इसीलिए इनको अमीबोसाइट भी कहा जाता है.
अब ये फेगोसाइट सेल सिलोमिक फ्लूइड के अंदर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती हैं। लार्जेस्ट न्यूक्लिएटेड सेल है ये हमारे सिलोमिक फ्लूइड की। इसमें बहुत सारे इनकी जब आप शेप देखोगे तो इनके अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेनियस फोल्ड बने हुए होते हैं, ठीक है। और ये हमारी बनती कहाँ से, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, 26 सेगमेंट के बाद, 26 सेगमेंट के बाद जो हमारी, ये मान लो हमारा अर्थवॉर्म है, इस अर्थवॉर्म में इसकी डोर्सल साइड में आपने डोर्सल लाइन पढ़ी थी, तो 26 सेगमेंट के बाद, सपोज दिस इज द 26 सेगमेंट, इसके बाद जो डोर्सल लाइन है उसके दोनों साइड में यहाँ पर कुछ डोर्सल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, और इन डोर्सल ग्लैंड से ही हमारी फेगोसिटिक सेल का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो इतना बात क्लियर है कि फेगोसिटिक सेल का क्या काम है, ठीक है। सेकेंड सेल की हम बात कर लेते हैं। सेकेंड सेल हमारा, सपोज इस सेल की हम बात करते हैं, कोलार्गोजन सेल। कोलार्गोजन सेल्स को येलो सेल भी कहा जाता है। इनको येलो सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका कलरेशन आपको थोड़ा येलोविश सा देखने को मिलेगा। कंपैरेटिवली ये स्मॉल सेल्स होती हैं, ठीक है। स्मॉल सेल के साथ साथ बहुत सारी प्रेजेंट है, इंटेंस येलो कलर है इनका, इसीलिए इनको येलो सेल कह देते हैं। फंक्शन इनका काम है एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन में ये हेल्प करती है, ठीक है। तो सिलोमिक एपिथेलियम में ऐसी सेल है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करी है। कौन सी सेल है, कोलार्गोगन सेल है, या हम इनको येलो सेल्स भी कहते हैं। अब येलो कलर क्यों होता है, क्योंकि इनके पास येलो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में, इसलिए आपको इनको येलोइश अपीयरेंस आएगा। नाइट्रोजनस वेस्ट को ये कलेक्ट करती हैं एंड देन उसको सिलोमिक फ्लूइड से एलिमिनेट करती हैं, ठीक है। तो इनका काम बेसिकली है क्या, एक्सक्रीशन में इनका काम होता है, राइट। एक्सक्रीशन में भी किस किस को भी एक्सक्रीट करेंगी, कोई सिलिकेट आ गया उसको एक्सक्रीट करना है, मान लो अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, सॉरी हम कहेंगे कि डीअमीनेशन में ये हेल्प करेगी, अमाइनो एसिड से या हमारे यूरिया के सिंथेसिस में जो अमीन ग्रुप निकला है उसको एलिमिनेट करना। चीफ सेंटर ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड स्टोरेज का काम किसका होता है, कोलार्गो सेल्स का काम होता है। तो हम कहेंगे कोलार्गो सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिसाइड दिस अमीबोसाइट सेल्स, ठीक है। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं सर्कुलर न्यूक्लिएटेड सेल के बारे में। दीज आर द सर्कुलर सेल्स। व्हाई दीज आर सर्कुलर, बिकॉज इनका शेप सर्कुलर होता है। सिलोमिक कैविटी का 10% ये होती है नंबर में, यानी कि टोटल सेल नंबर में 10% हमारे सर्कुलर सेल्स हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम म्यूकोसाइट सेल्स की बात करें। म्यूकोसाइट्स नाम से आप याद रखोगे, म्यूकस को बनाने वाली सेल्स, म्यूकोसाइट सेल्स। कैसा इनका शेप होता है, बहुत ही प्यारा सा शेप है, एक तरीके से इनका फैन लाइक अपीयरेंस आएगा, यानी कि मेम्ब्रेन की फोल्डिंग की वजह से इनका एक साइड फैन के जैसा होता है और दूसरे साइड के ऊपर जो थोड़ा नैरो है वहां पर इनका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, कि कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की कार्पेल्स आपको सिलोमिक फ्लूइड में देखने को मिलेगी। फेगोसिटिक आर देयर, सर्कुलर न्यूक्लिएटेड सेल्स आर देयर, म्यूकोसाइट्स सेल्स आर देयर एंड कोलार्गोजन सेल्स आर देयर, या हम इन्हें येलो सेल्स भी कह सकते हैं। फेगोसिटिक का काम है एंगल्फिंग, जो भी पैथोजन है या भी कोई भी अगर मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया तो उसको रिमूव करना। न्यूक्लिएटेड सेल काम है, सर्कुलर न्यूक्लिएटेड सेल सरफेस पर प्रेजेंट होती है। म्यूकोसाइट सेल्स म्यूकस को सिक्रीट करती है और येलो सेल का काम है एक्सक्रीशन में, ठीक है। अगर आप क्रॉस सेक्शन में देखते हो तो क्रॉस सेक्शन में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको सिलोमिक कैविटी नजर आएगा। इसमें बाकी चीजों को भी हम लोग देख लेते हैं। ये इसका डॉर्सल सरफेस है, ठीक है, और ये इसका वेंट्रल सरफेस है। डॉर्सल सरफेस पर ऑब्वियस सी बात है आपको डॉर्सल वेसल नजर आएगी। डॉर्सल वेसल के बाद आप वेंट्रल सरफेस में आप देखोगे तो वेंट्रल वेसल आपको इधर नजर आएगी, वेंट्रल ब्लड वेसल, वेंट्रल कोड नजर आएगी। अगर आप इस इंटरनल हमारी एलिमेंट्री कैनाल का बॉडी वॉल देख रहे हो तो ऑफकोर्स इसमें आपको टिफ्लोसोल नजर आएंगे अलग से, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन है हमारा सिलोमिक कैविटी का, जिसमें आप आराम से देख पा रहे हो बॉडी वॉल का कंपोजिशन जो हमने लास्ट लेसन में देखा था, उसमें हमने क्या किया था, बाहर क्यूटिकल की लेयर है, देन एपिडर्मिस होगा, देन सर्कुलर मसल्स होंगी, देन लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स होंगी, देन हमारा पेराइटल एपिथेलियम, ये जो कवरिंग है दिस इज द पेराइटल एपिथेलियम, और सिलोमिक कैविटी। सिलोमिक कैविटी के बाद अंदर की तरफ हमारा एलिमेंट्री कैनाल होगा और ये हमारा इंटेस्टाइनल ल्यूमन प्रेजेंट है, ठीक है। और ये हमारे नेफ्रेडियोपोर हैं जो सिलोमिक फ्लूइड के अंदर, सॉरी सिलोमिक कैविटी के अंदर ऐसे फ्रीली हैंग्ड होते हैं। इनका काम क्या है, एक्सक्रीशन कराना, राइट। तो ये था हमारा सिलोमिक कैविटी of earthworm Pheretima posthuma. Now we will discuss
small portion that how the locomotion is going to take place in case of erythema posthuma. ओके, वेरी सिंपल हमारा टॉपिक है, तो इसमें हम देख लेते हैं. देखिए, लास्ट में हमने कहा था कि लोकोमोशन जो अर्थवॉर्म में होता है उसके लिए हमारी बॉडी वॉल की दो जो मसल्स होती है वो इंपॉर्टेंट होती है. पहला लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स, दूसरा सर्कुलर मसल्स. देखिए, जब हमारा लॉन्गिट्यूडाइनल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उस जब हमारा लॉन्गिट्यूडाइनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस टाइम पे सर्कुलर मसल रिलैक्स कर रही होती है. और जब सर्कुलर मसल रिलैक्स कर रही होती है, सीटे हमारे प्रोट्रूड होते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ निकले हुए होंगे. ठीक है, लेकिन जब सर्कुलर मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा उस टाइम पे लॉन्गिट्यूडाइनल मसल हमारा रिलैक्स कर रहा होगा और सीटे कैसे हो जाएंगे, विड्रॉन हो जाएंगे. ठीक है, हमने कहा था कि लॉन्गिट्यूडाइनल मसल रिट्रैक्टर मसल के साथ काम करता है और हमारा सर्कुलर मसल है वो प्रोट्रैक्टर मसल के साथ काम करता है. ठीक है, तो जब इसमें लॉकोमोशन हो रहा है तो इसमें साइमल्टेनियसली इन दोनों मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है. फर्स्ट हमारी सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है विद द प्रोटेक्टर मसल. आफ्टर दैट हमारा लॉन्गिट्यूडाइनल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. इनमें से जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी तो दूसरी मसल इसमें रेस्ट कर रही होती है. और जब सर्कुलर मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ऑर्गेनिज्म हमारा इलोंगेट हो जाता है. ठीक है, इलोंगेट होगा, आगे की तरफ मूव करेगा. ठीक है, देन उसके बाद हमारे लॉन्गिट्यूडाइनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और हमारा ऑर्गेनिज्म शॉर्टन हो जाएगा. ठीक है, तो मूवमेंट कैसा होगा, पहले सर्कुलर मसल की वजह से इसका बॉडी कैसा हो गया, इलोंगेट हो गया. देन लॉन्गिट्यूडाइनल मसल की वजह से बॉडी कैसा हो गया, शॉर्टन हो गया. लेकिन मूवमेंट कैसी हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है. तो इस तरीके से हमारा अर्थवॉर्म में लॉकोमोशन होता है. ठीक है, जिसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स ऑफ बॉडी दोनों की वजह से एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है बॉडी का. सर्कुलर मसल की वजह से बॉडी का एक्सटेंशन या इलोंगेशन हम कह सकते हैं और लॉन्गिट्यूडाइनल मसल की वजह से बॉडी का कॉन्ट्रैक्शन और शॉर्टन होगा, वो शॉर्टन हो जाएगी. सीटे इसमें कैसे हेल्प करेगा, सीटे इसमें एंकरिंग में हेल्प करेगा. जब लॉन्गिट्यूडाइनल मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो बॉडी को आगे की तरफ खींचना है, तो उस टाइम पे सीटे एंकर कर जाते हैं. और जो सर्कुलर मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है तो बॉडी को इलोंगेट करना है, तो उस टाइम पे सीटे की जरूरत नहीं है, तो इसलिए सीटे हमारे विड्रॉ हो जाते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हमें अर्थवॉर्म में लॉकोमोशन देखने को मिलेगा. आई होप ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करेंगे. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज गो थ्रू द सीक्वेंशियल वीडियो लेसन्स. And if you like this video, please hit the like button, subscribe my channel, and thank you so much guys for watching this video.